हाय, हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मुझे पता है आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो चलो आज हम कुछ अच्छा सुनते हैं और यह अच्छा सुनने के लिए जुड़े रहिए डॉक्टर प्रेम के साथ। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कुछ अच्छा सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी के माध्यम से। और यह कहानी लिखी है महात्मा गांधी जी ने। अब इस कहानी में हमारे शारीरिक तंदुरुस्ती के बारे में जो कुछ भी बातें बताई है वो हमें प्राकृतिक व्यायाम इस पाठ के माध्यम से हमें सीखना है। हाँ, लेकिन ये पाठ पढ़ाने से पहले इस पाठ के जो लेखक हैं महात्मा गांधी जी, तो इनका परिचय लेना बहुत जरूरी है। हाथ में लकड़ी, कमर पर धोती और आजादी की धुन। किसी ने इन्हें बापू कहा तो किसी ने महात्मा, देश ने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दैनिक भास्कर.com आपको गुजरात की उन खास जगहों को दिखाने जा रहा है जो मोहन से महात्मा बनने की साक्षी बनी। ये 22 कमरे और 3 मंजिल जगमगा उठे जब मोहन जन्मे, जो देश को नया जन्म देने वाले थे। गांधी जी ने अपने जीवन के 6 साल यहीं पर गुजारे। उनके बगल में कीर्ति मंदिर है जहां पर इस महात्मा का पवित्र जीवन महकता है। गांधी जी यहाँ आखिरी बार 1928 में आए थे। राजकोट का घर आज भी बापू के बचपन की कहानियां बखूबी बयां करता है। अल्फ्रेड स्कूल की पढ़ाई इन्होंने यहीं पर रहकर की। जिस स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की अब उसे मोहनदास करमचंद गांधी शाला नाम से जाना जाता है। साउथ अफ्रीका से सत्याग्रह का प्रयोग करने के बाद इन्होंने कठियावाड़ का रुख किया, फिर अहमदाबाद लौटे। 20 मई 1915 को कोचरल गांव में एक आश्रम बनाकर यहीं से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। बापू यहाँ लगभग 2.5 साल तक रहे। इसके बाद 17 जून 1917 को साबरमती आश्रम की स्थापना की। नमक सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की। शुरुआत में उनके साथ 78 साथी थे, जिनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। लगभग 390 किलोमीटर का सफर तय कर 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे। शाम का समय था और दांडी के समुद्र किनारे इन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाकर देश में होने वाली नई क्रांति का बिगुल बजा दिया। ये पल देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हुआ। गुजरात में इन जगहों को गांधी सर्किट के नाम से जाना जाता है। इन्हीं जगहों से होते हुए बापू मोहनदास से महात्मा बन गए। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ। ये पेशे से वकील थे, पर इन्होंने कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य नहीं किया। इन्होंने सत्य, अहिंसा और सादगीपूर्ण जीवन को अपनाया है। वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद इन्होंने देश भर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेक आंदोलन चलाए, जिनमें असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख है।
गांधी जी को महान लेखक होने का भी गौरव प्राप्त है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। कई दशकों तक इन्होंने अनेक पत्रों का संपादन किया, जिसमें हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया आदि प्रमुख है। 30 जनवरी 1948 को अहिंसा के इस पुजारी का निधन हुआ। महात्मा गांधी ने जाते जाते पूरे विश्व को अहिंसा का और शांति का संदेश दिया था। वो आज भले ही जीवंत रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अहिंसावादी विचारों से वो सारे विश्व में प्रसिद्ध है और आज भी उनके विचार हमारे समाज के लिए जीवंत उदाहरण है। इसलिए वो विचारों के माध्यम से हमारे बीच जीवंत है। तो चलो, उन्होंने इस पाठ में क्या कहा है सुनते हैं। पाठ का नाम है प्राकृतिक व्यायाम। मनुष्य को जितनी जरूरत हवा, पानी और अन्न की होती है, उतनी व्यायाम की भी होती है। हाँ, कसरत बिना मनुष्य वर्षों तक जीवित तो रह सकता है, फिर भी यह सर्वमान्य तथ्य है कि कसरत के बिना मनुष्य निरोग नहीं रह सकता। कसरत का अर्थ केवल हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और घूमना ही नहीं है। कसरत का अर्थ है शारीरिक और मानसिक कार्य। जैसे भोजन हाड़ और मांस के लिए ही नहीं, मन के लिए भी आवश्यक है, वैसे ही कसरत शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए भी होनी चाहिए। शारीरिक कसरत न करने से शरीर रोगी रहता है और मन की कसरत न होने से वह शिथिल रहता है। मूर्खता को एक तरह का रोग समझना चाहिए। कोई बड़ा पहलवान कुश्ती जीतने में तो बड़ा प्रवीण हो, किंतु मन उसका गवारों का सा हो तो उसके लिए निरोग शब्द का प्रयोग करना भूल है। अंग्रेजी कहावत है, निपेशेंट इज द मैन whose healthy mind resided in the healthy body। अर्थात निरोगी वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसी ही कसरतें कौन सी हैं? प्रकृति ने तो हमारे लिए ऐसा सुंदर प्रबंध किया है कि तुम सदा कसरत करते रह सकते हो। शांतिपूर्वक विचार करने से मालूम होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा भाग खेती पर ही निर्भर करता है। किसान के परिवार को खूब कसरत करनी पड़ती है। रोज 8-10 घंटे अथवा इससे भी अधिक कार्य करने पर इन्हें खाने पहनने भर का ही मिलता है। इन्हें मन के लिए अलग से कसरत नहीं करनी पड़ती। मूढ़ किसान कोई काम ही नहीं कर सकता। उसे मिट्टी की पहचान, ऋतु का परिवर्तन ज्ञान, चतुराई के साथ जोतना और साधारणतः चंद्रमा, सूर्य और तारों की गति जानना चाहिए। शहर का बड़ा भारी बुद्धिमान भी किसान के यहाँ जाकर निर्बुद्धि सिद्ध होगा। किसान ही यह बता सकेगा कि अमुक बीज कब बोया जाता है। उसे आसपास के रास्तों का ज्ञान होता है। तारों को देखकर वह रात में दिशा को पहचान लेता है। पक्षियों के शब्द और उनकी गति से वह बहुत सी बातें जान लेता है। विशेष प्रकार के पक्षियों को इकट्ठा और कल्लोल करते देखकर यह बता सकता है कि पक्षियों का अमुक काम अमुक बात का सूचक है। किसान अपने काम भर की खगोल
भूगोल और भूगर्भ विद्या समझता है, उसे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। इससे उसे मानव धर्म शास्त्र का साधारण ज्ञान होता है। पृथ्वी के विशाल भाग में रहने के कारण वह ईश्वर का महत्व सहजता से समझता है। किंतु सब लोग किसान नहीं बन सकते। हमने किसानों की जिंदगी का कुछ वर्णन यहाँ इसलिए किया है जिससे लोग अपना रहन सहन उन्हीं के समान बना सके। हमारा रहन सहन किसान के रहन सहन से जितना ही भिन्न होगा, हम उतना ही अधिक रोगी भी होंगे। किसान के जीवन वृत्तांत से आप समझ गए होंगे कि मनुष्य को 8 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए, और वह ऐसा इसलिए कि जिसमें मानसिक शक्तियों को भी काम करने का अवसर मिल सके। इसमें संदेह नहीं कि व्यापारी आदि को कुछ मानसिक व्यायाम करने का अवसर मिलता है, परंतु वह कसरत एकांगी होती है। ये लोग किसान के समान खगोल, भूगोल तथा इतिहास का ज्ञान नहीं रखते। इन्हें भाव ताव की खबर रहती है, माल की खपत करना और कराना खूब जानते हैं, परंतु इस काम में मानसिक शक्ति का पूरा जोर नहीं पड़ता और न इस धंधे में शरीर को ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे मनुष्य के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने क्रिकेट इत्यादि खेल लाभदायक बताए हैं। उनकी राय है कि वार्षिक उत्सवों पर भिन्न भिन्न खेल खेलने चाहिए। मानसिक श्रम के लिए ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिनमें अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता न पड़े। यह एक और की बात हुई। अब इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि खेलों से शरीर की कसरत हो जाती है, पर ऐसी कसरतों से मनुष्य का मन नहीं सुधरता। इसके अनेक उदाहरण हैं। क्रिकेट अथवा फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ियों की संख्या देखी जाए तो उनमें कितने अच्छी मानसिक शक्ति वाले मिलेंगे। हिंदुस्तान के जो राजा महाराजा अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उनकी मानसिक शक्ति के संबंध में हमें क्या प्रमाण मिले? इसके विपरीत जो अच्छी मानसिक शक्ति वाले हैं, उनमें कितने खिलाड़ी हैं। मेरी समझ में मानसिक शक्ति वाले खेलों में बहुत ही कम खेलने वाले दिखाई पड़ेंगे। हमारे भारतीय बुद्धिमान ग्रस्तों का मार्ग ही निराला है। वे मन की कसरत करते हैं किंतु शरीर की कसरत नहीं करते या कम करते हैं। इसी से हम उन्हें असमय खो बैठते हैं। इनका शरीर लगातार मानसिक काम करते रहने के कारण क्षीण हो जाता है। कोई न कोई रोग इनके शरीर में घर किए रहता है और उनके पुष्ट विचारों से देश लाभ उठाए, ऐसा समय आते आते ही वे संसार से चल देते हैं। इससे मालूम होता है कि केवल शारीरिक या मानसिक व्यायाम काफी नहीं है और न ही वह कसरत जो निरुपयोगी और सिर्फ खिलवाड़ के लिए हो। जिस कसरत से मन और शरीर दोनों का सुधार साथ साथ और हरदम होता है, वही कसरत अच्छी है। उसी से मनुष्य निरोग रह सकता है। किसानों में ये दोनों गुण हैं। जमीन का काम करने की कसरत के अलावा सर्वोत्तम कसरत है चलना। इसे कसरतों की रानी कहते हैं। चलने से शरीर के प्रत्येक भाग में खून तेजी से दौड़ा करता है। प्रत्येक अंग में हलचल पैदा होती है और सारा शरीर कस उठता है। चलने में हाथ पैर तो हिलते ही है, साथ ही बाहर की शुद्ध हवा मिलती है।
बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद भी प्राप्त होता है। सदा एक ही जगह और गलियों में नहीं चलना चाहिए। खेतों और जंगलों में घूमना आवश्यक है। वहाँ प्राकृतिक शोभा की कुछ परख होगी। 1-2 मील चलना कोई चलना नहीं कहलाता, 10-12 मील चलना है। जो लोग प्रतिदिन ऐसा न कर सके वे प्रति रविवार को खूब चल सकते हैं। तो देखा बच्चों, अगर हमने हमारी शारीरिक जो कसरत है वो रोज अगर चालू रखी तो शायद इस पाठ का जो मूल्य है उससे यह साबित होता है कि व्यायाम का महत्व कितना है और इसमें भी जो कृषिक जीवन है वो सर्वोपरि सुंदर साबित होता है। और इससे बेहतर बात यह है कि अगर हमारा मानसिक और शारीरिक विकास करना है और इन दोनों का संतुलन बनाए रखना है तो हमें रोज मेहनत करनी चाहिए, अर्थात व्यायाम करना बहुत जरूरी है। मानसिक शक्ति के विकास के लिए स्वस्थ शरीर होना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला तभी रहेगा जब हम शारीरिक मेहनत करेंगे। एक किसान के लिए अपने शरीर को फुर्तीला रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल मानसिक शक्ति का प्रयोग करने वालों के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत जरूरी है। तो देखा बच्चों, आपने व्यायाम का कितना महत्व है। अगर आप रोज इसी तरह मतलब किसान की तरह अगर अपना शारीरिक और मानसिक विकास चाहते हो तो तुम्हें कसरत करने के अलावा दूसरा कोई भी पर्याय नहीं है। तो चलो मिलते हैं बाद में इस सुंदर कहानी के साथ। मैं डॉक्टर प्रेम घोड़के आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।